दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करती है, मुसलमानों को निशाना बनाती है और वो ये समझती है कि मुसलमानों को निशाना बनाने से हमारे जो बहुसंख्यक समाज का वोट है हमको मिलता रहेगा और हम सत्ता में बने रहेंगे। जाहिर है ऐसा हो भी, लेकिन अपने कुर्सी के लिए, अपने किसी राजनीतिक लाभ के लिए किसी संप्रदाय विशेष को निशाना बनाना, उसके तहज़ीब व तमद्दुन से खिलवाड़ करना, उसकी सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद करना, उसके जान व माल को क्षति पहुंचाना, ये कभी भी किसी तरीके से हमारे देश के लिए शुभ नहीं हो सकता। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बीजेपी कभी नहीं चाहती है कि कोई मुस्लिम नेतृत्व, मुस्लिम क़यादत उभर कर के आए, इसलिए वो कभी सैयद शहाबुद्दीन को निशाना बनाती है और जेलों में मार देती है। उसके बाद अतीक अहमद पुलिस कस्टडी में मारे जाते हैं। उसके बाद मुख्तार अंसारी साहब को किस प्रकार से जेल के अंदर जहर दे करके मार दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं कि किस प्रकार से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सिर्फ एक कविता कहने के जुर्म में, जो कविता उनका बनाया हुआ नहीं है, उनके ऊपर संगीन धारा लगा करके जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अगर कोई हिंदू बिरादरी का नेता अगर बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो ईडी, सीबीआई वगैरह का गलत इस्तेमाल करके उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। आज़म खान के बारे में आप लोग देख ही रहे हैं। यानी कि ये समझ लिए कि देश में एक तंत्र राज्य की स्थापना हो गया है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। संविधान हमारा ये कहता है कि अगर आपको कोई भी कानून लगे कि ये देश हित में नहीं है तो उसके लिए आप शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई मोदी जी का और अमित शाह का विरोध करे। इसलिए शाहीन बाग में जिस तरह से 2019 में सीए और सीएबी एनपीआर के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, उसमें एक हमारे शिक्षित युवा नौजवान उमर खालिद ने किस तरीके से पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद सरकार ने उसको टारगेट में लिया, अपने निशाना पर लिया और उमर खालिद को किस तरीके से फंसाया जाए, उसको फंसाने के लिए, उमर खालिद को फंसाने के लिए दिल्ली में एक सुनियोजित तरीके से दंगा एक रचा गया षड्यंत्र और 3-4 दिनों तक हजारों लाखों मुसलमानों के जान माल की क्षति हुई। वहाँ पर कितने दुकानों को नज़र-ए-आतिश कर दिया गया दिल्ली में, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिल्ली में रहता है और दिल्ली में एक साजिश के तहत दंगे चलते रहे। और चूँकि बीजेपी गवर्नमेंट को उमर खालिद को फंसाना था, इसलिए उन्होंने उमर खालिद को ही दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड करार देकर के उस पर तरह तरह के संगीन धाराएं लगा करके जेल में बंद कर दिया गया। और वह बेगुनाह नौजवान आज भी सलाखों के पीछे है। सुप्रीम कोर्ट तक इसको जमानत देने से इनकार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश का चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मुसलमानों के प्रति इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर भारत का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से न्याय को उम्मीद लगाता है तो मैं कहूँगा कि उसकी गलती है। अगर इसका विश्लेषण किया जाए कि उमर खालिद का गुनाह किया था तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। उमर खालिद ने जो प्रोटेस्ट के दौरान बात कही वो बिल्कुल फैक्ट थी। वह व्यक्ति जो हमारे देश में कभी भी अमन व शांति नहीं चाहता है, वो दरअसल वही टुकड़े टुकड़े गैंग वाला है। लेकिन हम मुसलमान हैं और मुसलमान हमेशा ये चाहते हैं कि देश में अमन शांति कायम रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रहे। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती।
बीजेपी चाहती है कि जब तक हिंदू मुसलमान बटे रहेंगे तब तक हमारी सत्ता की कुर्सी बरकरार रहेगी। इसीलिए बीजेपी साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से देश में जगह जगह दंगे कराती है। ये काम बीजेपी का है और जो इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं दरअसल वही लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के मालिक हैं, जिस पर उमर खालिद ने कहा था कि इस टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना अमित शाह और मोदी जी हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा और उमर खालिद की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद करना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।